Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channels. Good mornings. Today we will study about class 9th in Democratic Politics, chapter 1st. What is democracy? Why democracy? I am requested to all of you please watch this video till the ends and also likes and subscribes my videos. As you know that we know about what is chapter, name the whole chapters about, मतलब आप चैप्टर के नाम से ही चैप्टर में जो है उसके बारे में सीखेंगे। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। उसको आप लोग एनसीईआरटी अपना बुक खोलेंगे तो उसको पहले ओवरव्यू मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन टाइप का, कि हम लोग उस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। आइए हम लोग उसको देखते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स, लोकतंत्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो पूरा हमारा अध्याय है वो एक साधारण डिफिनेशंस, लोकतंत्र के एक साधारण डिफिनेशन पे पूरा चैप्टर हमें बना के दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ टर्म इन्वॉल्व इन दिस डिफिनेशंस, मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी वी वर्क आउट द मीनिंग्स, हम डेमोक्रेसी के मतलब को समझेंगे। एक डिफिनीशन मतलब एक उसका परिभाषा हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। द एम हियर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ये इस चैप्टर का ये जो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, इसका एम यह है कि आप क्या होता है ना कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, एक लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को आप किस प्रकार समझ रहे हैं। ओके, आफ्टर गोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट्स फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम मतलब क्या होता है ना कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट्स के बारे में अलगाव करना समझ जाएंगे। टुवर्ड द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के अंत तक वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव, हमको इसमें एक डेमोक्रेसी के बारे में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा एंड इंट्रोड्यूस अ बॉर्डर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमें एक डेमोक्रेसी की जो बॉर्डर होती है उसके विचार देने में मदद करेगा। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड टुडे एंड इज एक्सपेंडिंग्स टू मोर कंट्रीज। लोकतंत्र एक सरकार का ऐसा फॉर्म है जो कि पूरे देश में आज फैले हुए हम लोग को दिखेगा। बट वाई इट इज़ सो, ये किस लिए है। व्हाट्स मेक इट्स बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा क्यों माना जाता है। दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। ये पूरे चैप्टर में ये दूसरा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन या फिर प्रश्न है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। आपका टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, आपने पहले ही गवर्नमेंट्स के अलग अलग फॉर्म को मतलब पढ़ चुका था। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ के अनुसार और डेमोक्रेसी सो फार मेंशनिंग द फ्यू एग्जांपल्स, आपके समझ से डेमोक्रेसी जो है बहुत ही मतलब बहुत दूर है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंड। मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल, राइट डाउन सम फीचर्स ऑफ, हमें कुछ नीचे एग्जांपल दिए गए हैं जो हमें डेमोक्रेसी को समझने में मदद करेंगे। जैसे कि वो जो एग्जांपल है किसके बेस पे है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पे है, एक नॉन डेमोक्रेटिक्स की, मतलब लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है और अलोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम इसको डेमोक्रेसी के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शंस बाय मेरी। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हम लोग को नीचे देखेंगे, आप लोगों को कुछ डिबेट दिया गया है, उस हम लोग मैरी एक लड़की है इस डिबेट में, हम लोग उसके ऑब्जेक्शन को पहले पढ़ेंगे। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। वो मतलब वो डेमोक्रेसी को इस तरीके से डिफाइन करने में पसंद नहीं करती
और वो कुछ प्रश्न पूछती है हर टीचर अपने टीचर से, जिसका नाम है मैटिल्डा लैडो। रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चंस, वो उनके प्रश्न पे जो है रिस्पॉन्ड करती हैं, मतलब उत्तर देती हैं। एस अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशंस, और भी कुछ क्लास के बच्चे होते हैं ये जो डिस्कशन में ज्वाइन हुए रहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब डिस्कशन को देखते हैं। अब मैरी क्या कहती है? मैरी कहती है मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये विचार पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हम क्या करेंगे कि डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में बड़ा समय व्यतीत करेंगे, उसके बाद हम लोग डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझेंगे। आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच्ड इट एट अदर वे राउंड्स। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा मेरी बोलती है कि मेरे कहने का मतलब है लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच्ड इट अदर वे ऑफ राउंड, मतलब हम इसे दूसरे वे में कैसे समझ सकते हैं। आई होप सो यूर अंडरस्टैंड्स। शुड नॉट द मीनिंग्स हैव कम फर्स्ट देन एग्जाम्पल्स, हम लोग को उसको समझने से पहले, मतलब इसके उदाहरण को समझने से पहले पहले इसके मतलब को समझना होगा, ऐसा मैरी अपने टीचर से बोलती है। तो उसकी टीचर क्या कहती हैं, जिनका नाम है लैडोंगो मैडम्स, आप लोग देखेंगे तो नीचे ये दिया गया है। वो कहती हैं आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आप तुम्हारे पॉइंट को देख रही हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ्स, लेकिन प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक दिन के जो जीवन होता है हम लोग में, इसका कोई कारण नहीं है। ओके, वी यूज़ वर्ड लाइक पेन, जैसे हम लोग अगर, वो कहती हैं, उसकी मैडम कहती हैं कि वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, हम लोग पेन टाइप वर्ड्स का यूज करते हैं, रैन का यूज करते हैं और लव का भी यूज करते हैं। डू वी वेट टू हैव अ डिफिनेशंस ऑफ दिस वर्ड्स बिफोर वी यूज़ देम, क्या हम लोग इस वर्ड को यूज़ करने से पहले क्या इसके डिफिनेशंस जानने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं करते। ऐसा उसकी मैडम ने उन्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। कम टू थिंग्स ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डिफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स, मतलब ये सोचो कि क्या कभी इसका क्लियर डिफिनेशन होगा डेमोक्रेसी का? इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंडिंग इट मीनिंग्स, यह एक केवल ऐसा वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं और उसका मीनिंग हम लोग अपने से ही मतलब समझ जाते हैं, हमें उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तब मैरी क्या कहती है? मैरी कहती है कि बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, तब कहती है कि लेकिन नहीं, हम लोग को हर चीज़ का डिफिनेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो फिर इसकी मैडम कहती हैं वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ वर्ड, हमें उस डिफिनेशंस कोई भी चीज़ की कब पड़ती है? जब हम लोग को उस वर्ड का इस्तेमाल करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। ओके, वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रैन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फॉर्म्स, हमें जैसे मतलब वो एक एग्जांपल देती हैं उनकी मैडम कहती हैं कि हमें रैन की परिभाषा की कब ज़रूरत पड़ेगी? जब हमें उससे कंपेरिजन करके किसी चीज़ को अलग बताना होगा। जैसे अगर हम रैन की कंपेरिजन अगर एयर से करें तब आप लोग बताएंगे कि रैन क्या होता है, तो उसमें आप लोग को समझाने में अच्छा रहेगा। ऐसा उसकी मैडम ने मैरी से बोला। से ड्रिजल और कलर ब्रस्ट, द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, ऐसे ही लोकतंत्र के साथ भी है। वी नीड अ क्लियर डिफिनीशंस ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, हमें एक अच्छे डिफिनेशंस और एक क्लियर डिफिनेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो लोग होते हैं इसको अलग अलग पर्पसेस से यूज करते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक सरकार बोलती हैं। अब इसमें एक स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे पहले ही पढ़े थे कि इसमें कुछ क्लासमेट्स थे मेरे के जो ये मतलब ज्वाइन किए थे डिस्कशन को, उसमें एक क्लासमेट्स का नाम है रैबिन्स, उन्होंने आइए अपना कुछ योगदान दिया है, मतलब इसमें आइडियाज़ दिए हैं, सॉरी नॉट टू योगदान, बट वाई डू वी नीड टू वर्क एंड डेफिनेशंस, वो कहते हैं कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है और डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसा बोलते हैं। द अदर वे यू क्वाइटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। अब वो कहते हैं कि
हमने एक अब्राहम लिंकन का क्वाइट पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों से किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है। ओके, वी इन मेघालय ऑलवेज नीड योर सेल्फ रूल्ड। हम लोग जो मेघालय में रहते हैं वो हम लोग की खुद रूल करने की, मतलब हम लोग खुद ही यहाँ पे रूल बनाते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, जो कि हर लोगों से अलग है। वाई डू वी नीड टू चेंज दिस, हमें इसको बदलने की ज़रूरत क्या है। तब उनकी मैडम जो होती हैं वो कहती हैं, इस बच्चे के क्वेश्चन को सुन के वो कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग्स वी नीड टू चेंज इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशंस वेरी ब्यूटीफुल, हमने इस परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से ढूंढा है। बट वी डोंट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये एक अच्छा तरीका है इसको डिफ़ाइन करने का। अनलेस वी थिंक्स अबाउट इट योरसेल्फ, अगर हम अपने बारे में इसको लेके सोचें तो। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट, ये हमें अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट, और जो कि ये सभी के लिए, मतलब सभी ने इसको एक्सेप्ट किया। मतलब मैम यहाँ पे कहना चाहती हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी को इसलिए नहीं अडॉप्ट किए हैं, इसलिए नहीं मानते क्योंकि सभी लोग मानते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए नहीं मानते, उसमें कुछ बेसिक्स रूल्स हैं और कुछ बेसिक्स रेगुलेशंस है जिसके कारण हम लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स और फिर से उसने कुछ मिनट्स किया, आइए आज हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। अब योलंदा इसका नाम है, आइए देखते हैं ये इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ आपको सुझाव दे सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है एक भी परिभाषा देखने की। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। मैंने कुछ जगह पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था कि ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, जो कि डेमोक्रेटिया के नाम से ग्रीक में स्थित है, जिसका मीन्स है डेमोस। डेमोस मतलब क्या होता है? पीपल्स, एंड क्रेटिया मीन्स होता है रूल। लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। इनका यह कहना था, ये एक स्टूडेंट्स थी। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, इसका मतलब ये हो गया कि जो डेमोक्रेसी रूल है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। दिस इज करेक्ट मीनिंग्स, ये एकदम सही परिभाषा है या फिर अर्थ है डेमोक्रेसी का। वेयर इज़ द नीड टू डिबेट, जहाँ पे डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैडम कहती हैं दैट इज़ आल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर्स, ये हमारे लिए खुद ही बहुत ही मददगार रास्ता है इस मैटर के सोचने के बारे में। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये हमेशा काम नहीं देता। ये उनकी मैडम कहती हैं कि जो आपने डेफिनेशन बताया ये हमेशा काम नहीं आता। ए वर्ड डज नॉट रिमेन्स टाइड टू इट्स ओरिजिन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा बंधे नहीं होते हैं इट्स ओरिजिन से अपने। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को अगर देखें तो अब आप लोग यहाँ पे इसका मतलब नहीं समझे होंगे कि ए वर्ड्स डज नॉट रिमेन टाइड इट्स ओरिजिन, इसको आप लोग इसके एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में सोचिए। ओरिजिनली दैट दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, ये क्यों लाया गया था? ये कंप्यूटिंग करने के लिए लाया गया था। दैट इज़ टू से कैलकुलेटिंग्स, जो कि हमारे कैलकुलेटिंग को करने में बहुत ही आसान बना दे। वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, और हमारे जो कुछ बड़े बड़े मैथमेटिकल सम होते हैं उनको ईजी करके ये हमें जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करा दे। दिस वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, ये इसको हम लोग बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर के नाम से जानते थे। बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम्स, लेकिन आज के समय में हम लोग देखेंगे तो बहुत ही कम पर्सन हम लोग को ऐसे दिखाई देंगे कि जो कि कंप्यूटर का यूज कैलकुलेटिंग के लिए करते हों। बहुत सारे बच्चे देखेंगे आप लोग कंप्यूटर का यूज आजकल गेम खेलने, मोबाइल देखने या फिर पिक्चर देखने में, बहुत सारे काम करने में कंप्यूटर का यूज करते हैं।
दे यूज़ इट फॉर राइटिंग्स, फॉर डिज़ाइनिंग्स, फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक्स एंड फॉर वाचिंग फिल्म्स। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। वर्ड्स रिमेंस द सेम्स बट देयर मीनिंग कैन चेंज विथ टाइम्स। वर्ड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है एक समय बाद बदल जाता है। वही यहाँ पे कहा है। मतलब उनकी टीचर ने, योलिंदा ने, जब ये बताया कि मैम डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी एक ग्रीक कंट्री से आया है जिसका मतलब है रूल बाय पीपल। अब उनकी मैडम ने उन्हें बताया है कि देखो बेटा, क्या होता है कि समय के साथ वर्ड्स तो वही रहेगा लेकिन उसका अर्थ जो है चेंज हो जाता है। इसको उन्होंने एक कंप्यूटर का उदाहरण देके उसे समझाया। अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट्स ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। वही यहाँ पे कहते हैं कि इस केस में ऐसा नहीं है कि ये अपने वर्ड्स को या फिर मीनिंग को समय के साथ एक ही समान पे रखेगा, ऐसा नहीं है। वो अपने समय के साथ चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे फिर मेरी मैम से क्वेश्चन करते हैं, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू योर थिंकिंग अबाउट द मैटर योर सेल्फ। उसकी मतलब जो मैरी होती हैं वो कहती हैं, मैम आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है जो कि इस हमारे मैटर को सुलझा सकें। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इन्वॉल्व अ डेफिनेशंस। हमें इसके मीनिंग को समझना चाहिए और साथ में परिभाषा को भी। इसकी मैडम फिर कहती है, यू गॉट मी राइट, तुम शायद सही कह रही हो। लेट अस गो ऑन विथ इट नाउ। अब आइए हम लोग चलते हैं, चलो हम लोग चलते हैं विथ इट नाउ। अब इसको आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक सिंपल डिफिनीशंस, आगे आप लोग की हेडिंग है एक सिंपल डिफिनीशंस के नाम से। आइए अब उसको पढ़ते हैं। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशंस ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमॉन्ग्स गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। आपने पीछे पढ़ा था या फिर डिस्कशन कर लिए थे कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग गवर्नमेंट्स की सरकार में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या अलगाव हैं डेमोक्रेसीज को लेकर। वन सिंपल फैक्टर्स कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, एक सिंपल फैक्टर है जो कि सभी टाइप के गवर्नमेंट्स या फिर डेमोक्रेसीज में कॉमन रहती हैं। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। वो क्या है कि जो सरकार चूज़ की जाती है वो लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है। वी कुड दस स्टार्ट विथ अ सिंपल डिफिनेशंस। इसको हम लोग एक साधारण डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही सटीक डिफिनेशंस है। कैन यू रिमेंबर्स एंड हियर्स अगेंस्ट। ओके, सो बी केयरफुल at this times because it is important. Okay, so we'll discuss now. Democracies is the form of government in which the rulers are elected by the people. लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि रूलर्स को जो हम लोग इलेक्ट करते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए होते हैं। जैसे मतलब क्या होगा कि जो सरकार में जितने भी रूलर हैं, जैसे मतलब हमारे स्टेट में देखेंगे हम लोग चीफ मिनिस्टर देख लेंगे, प्राइम मिनिस्टर देख लेंगे, ये है ना रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दिस इज़ अ यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट, यह बहुत ही यूज़फुल है शुरुआत करने के लिए। दिस डिफिनेशंस अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स दैट आर नॉट क्लियरली डेमोक्रेटिक्स। ये जो परिभाषा है वो हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अलग करती हैं नॉट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। द आर्मी में रूलर्स ऑफ म्यांमार्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल्स। और जो आर्मी रूलर हैं म्यांमार में, म्यांमार एक कंट्री है, वहाँ पे क्या होता है कि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। और जो मतलब जो आर्मी को वहाँ पे कंट्रोल करता है वही कंट्री का रूलर हो जाता है। वैसा यहाँ पे म्यांमार में रूल था। और जो ये रूलर था वो पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता था। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। इस सब पूरे डिसीजन में पीपल भी कुछ नहीं कह सकते थे। डिक्टेटरशिप लाइक पिनोचेट चाइल्ड्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल्स। और तानाशाह जैसे पिनोचेट हो गया,
ये भी लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज, जो कि मोनार्चीज पे अप्लाई होती हैं। मोनार्चीज क्या होता है, आप लोग को हम बताए थे हिस्ट्री में। मोनार्चीज मतलब प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए उसी को हम लोग मोनार्चीज कहते हैं। द किंग्स ऑफ सऊदी अरब्स रूल नॉट बिकॉज द पीपल्स हैव चूजन देम टू डू सो। जो राजा था सऊदी अरब को, उसको लोगों ने वोट दे के नहीं चूज़ किया था। वो कैसे वहाँ तक पहुँचा था, वो मोनार्च वाले सिस्टम, अपने प्रिविलेजेस बाय बर्थ था, इसलिए वहाँ तक वो पहुँच गया था। पीपल्स हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू रॉयल फैमिली। वही आपको बताएं कि क्या था कि वो बहुत ही एक राज्य के घर में पैदा हुआ था, इसलिए वहाँ का रूलर बन गया सऊदी अरब का। दिस सिंपल डिफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। ये सिंपल जो डिफिनेशन है ये एडिक्वेट नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज अ पीपल रूल्स। ये हमें बताता है कि जो लोकतंत्र होता है इसमें पीपल का रूल होता है। लोकतंत्र में पीपल रूल करते हैं। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर हम इस परिभाषा को एक असोच के मैनर में अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करें, वी वुड end up calling almost every government that holds an election democracies। तो हमें क्या होगा कि हमें इसको बंद करना पड़ेगा। end up calling almost every governments that hold an election in a democracy, जितने भी इलेक्शन में लोकतंत्र है हमें उसको बंद करना होगा। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो कि बहुत ही मिसलीडिंग हो जाएगा। मिसलीडिंग मतलब क्या होता है कि मतलब गलत रास्ते पे पहुंच जाएगा। एज वी शैल बी फाइंड आउट इन चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट्स इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड्स वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हम अभी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि आज के ज़माने में कॉन्टेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया हो गया, या फिर मॉडल वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है। कॉन्टेम्प्रेरी मतलब मॉडल होता है। मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वो लोग डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, वह इसलिए इसे नहीं लाना चाहते कि दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंडेड टू बी वन। वो इसलिए डेमोक्रेसी को नहीं लाना चाहते क्योंकि डेमोक्रेसी एक अच्छे से गवर्नमेंट्स के बीच में अलगाव देखने को हमें मिलेगा। वो इसलिए डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, वो इसलिए चाहते हैं दैट वन ऑफ द प्रिटेंड टू बी वन। मतलब ये डेमोक्रेसी क्या होता है, सभी लोग को इक्वलिटी राइट्स, एक अधिकार मिलता है। We can do so by understanding each words in this definition carefully। हम लोग इसको इस डिफिनेशन के माध्यम से बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। एंड स्पेलिंग्स आउट द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और कुछ हमें आगे दिया है कि हमें कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की विशेषताएं देखी हैं जो हमें आगे पढ़नी है। आप ये कार्टून देखेंगे तो इसको देख के एनालाइज करिएगा। यहाँ पे एक रीड द कार्टून लिखा है, उसके नीचे क्वेश्चन है। दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक। यह कार्टून कब बनाया गया था, जब इराक में इलेक्शन हो रहा था। विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। जब उस समय किसके प्रेजेंस में ये बनाया गया था, जब यूएस का पावर चला था और भी कुछ अलग अलग देश थे जिसके पावर चलता था। वाई डू यू थिंक्स दिस कार्टून इज सेइंग। आप क्या सोचते हैं कि इस कार्टून से हमें क्या देखने को, या फिर ये कार्टून क्या कहना चाहता है। वाई इज डेमोक्रेसी राइटेंस द वे इट इज़। ये जो आप ऊपर देखेंगे इसमें डेमोक्रेसी क्यों लिखा है। ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको मतलब एनालाइज करने का या फिर ढूंढने का प्रयास एक बार जरूर करिएगा। ओके, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। वी हैव स्टार्टेड विथ सिंपल डिफिनेशंस दैट। हमने इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण परिभाषा से किया था। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। लोकतंत्र गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो रूलर होता है, जो गवर्नमेंट होता है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ओके, एज वी नो दैट टुडे इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स Narendra Modi was elected by the peoples, and he is the present Prime Minister of India. All of you, I hope so understands. So without waste the times, now we start. Okay, this raises many questions। इससे हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उपलब्ध होते हैं। Who are the rulers? वो रूलर्स को मतलब इस डिफिनेशन में वो रूलर कौन है, आप लोग ये सोचते होंगे। अब आइए हम लोग उसको जानते हैं। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। जो भी ऑफिशियल्स मतलब जो भी व्यक्तिगत
रूप से किसी गवर्नमेंट में इलेक्ट हुआ रहता है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी, और जो कुछ भी इसमें डिसीजन लिया जाता है वो जो लोग उसमें इलेक्ट नहीं होते हैं वो भी डेमोक्रेसी में डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस, इसमें किस प्रकार की इलेक्शंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मतलब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कौन सा टाइप का इलेक्शंस होगा। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शंस टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक्स, वो कौन कौन से कंडीशन ये बनते हैं कि जिसको हम लोग एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कर सकते हैं। ओके, हु आर द पीपल्स हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, वो कौन से लोग होते हैं जो कि हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, मतलब वो रूलर्स को चॉइस करते हैं, और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, और रूलर्स के रूप में बनते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, इसमें जितने भी नागरिक होते हैं वो एक समान साधारण बेस पे हैं। कैन डेमोक्रेसी डेनी सम सिटीजन दिस राइट, क्या ये जो लोकतंत्र है कुछ नागरिकता लोगों को देती है। ओके, मतलब नागरिकता तो देती है, तो हम लोग भी जानते हैं डेमोक्रेसी से नागरिकता जरूर देती है, लेकिन इसमें नागरिकता के साथ साथ क्या कुछ अधिकार भी देती है। ओके, आज ये हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, अंत में डेमोक्रेसी में किस टाइप की गवर्नमेंट है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वाट एवर्स दे वांटेड इन डेमोक्रेसी, जो रूलर्स इलेक्ट किए गए रहते हैं वाट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी में क्या चाहते हैं। और मस्ट अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फंक्शंस विथ सम लिमिट्स, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की विशेषताएं होती हैं, फंक्शन होता है, उसमें कुछ लिमिट हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना मनमानी करेंगे, उसमें कुछ लिमिट के साथ उसे बनाया गया है। ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, डेमोक्रेसी में ये चीज़ ज़रूरी है कि हर एक नागरिक का अधिकार है, अधिकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके फ्रीडम को, उसके एजुकेशंस को, उसकी इच्छाओं को डेमोक्रेसी में जगह मिलती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। लेट अस कंसीडर्स ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, हम इस क्वेश्चन को कुछ उदाहरण के रूप में समझेंगे। ओके, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो कुछ डिसीजन होते हैं जो इलेक्टेड लीडर्स द्वारा लिए जाते हैं। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री ग्रुप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ को मिलिट्री ग्रुप को लीड करने का पूरा अथॉरिटी मिल गया कि अब इस मिलिट्री ग्रुप को लीड करेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ। अक्टूबर 1999 में ही ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। वो क्या किए कि ही ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे थी, इन्होंने उसको हटा के यह वहाँ पे सब डिक्लेयर कर दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ही वहाँ का चीफ लीडर, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उस देश का। लेटर ही चेंज हिज डेसिग्नेशंस टू प्रेसिडेंट्स, बाद में उसने क्या किया कि जो प्रेसिडेंट्स के डिजाइनेशन था, डिजाइनेशन मतलब जो बनावट था प्रेसिडेंट्स के, मतलब जितने भी रूल सब लगे थे उन्होंने सबको हटा दिया। एंड इन 2022 हेल्ड्स अ रेफरेंडम्स इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5 years एक्सटेंशंस, और उन्होंने क्या किया कि 2002 में एक रेफरेंडम कराया अपने देश में, दैट ग्रांटेड हिम 5 years एक्सटेंशंस की, जो कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ था उसको आगे 5 साल और कंट्री के रूलर के टाइप में लोग उसको इलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम मतलब होता क्या है? आई होप सो ऑल ऑफ यू थिंकिंग दैट्स व्हाट इज रेफरेंडम्स। आई होप सो दैट्स ऑल ऑफ यू थिंकिंग दैट व्हाट इज रेफरेंडम्स। Many students know about what is referendums, but many of not. So today we will discuss on referendums. In the shorts you can understand when the rulers held the elections for possibility yes or no, that is called the referendums.
क्या होता है कि जब रेफरेंडम मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई काम करवाना है, जैसे मान लीजिए हमें क्या हो रहा है कि हमें एक यह पेन हमें बहुत पसंद है, हम ले लें कि नहीं ले लें। अब क्या होगा, इस पेन को आपको लेना है। अगर इस पेन को आपको लेना है तो आप इसके लिए इलेक्शन कराइए, मतलब कितने लोग आपके पक्ष में हैं कि हाँ भैया इनको पेन दे दीजिए, और कितने लोग ये पक्ष में हैं कि हाँ भैया इनको पेन मत दीजिए। ऐसा जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में रेफरेंडम कराया। उसमें क्या हुआ, जो पाकिस्तानी मीडिया थी वह ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। और उसमें जो पाकिस्तान की मीडिया थी और एक था कि मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन संस्थान के टाइप में था, और कुछ डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ थी, वो यह कहने लगे कि ये जो आप रेफरेंडम करा रहे हैं ये फ्रॉड है, मेल प्रैक्टिसेस है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, in August 2022 he issued a legal framework order that amended the constitutions of Pakistan। और अगस्त 2002 में क्या हुआ कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया गया। उसने पाकिस्तान में संविधान को लाया, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, उसमें संविधान था पाकिस्तान का। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर्स, इस ऑर्डर के तहत द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, जहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रीय और प्रोविंशियल असेंबली से हटा दिया गया। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। ये जो सिविलियन कैबिनेट थी वहाँ पे, उसको कौन सुपरवाइज करने लगा, उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC के नाम से एक पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसके नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, जो कि किससे चलती थी, डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, जिसमें ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स ही हुआ करते थे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस नियम के पास होने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, जो इलेक्शन हुए वो राष्ट्रीय और प्रोविंशियल सभा में होने लगे। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, अब पाकिस्तान में भी, इसलिए पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने लगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, जहाँ पे कुछ इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास मतलब कुछ पावर थी, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स। लेकिन जो मेन पावर था, मेन पावर किसके पास था, आर्मी के चीफ लीडर कौन था, रिमेंबर्स ऑल ऑफ यू, जनरल परवेज मुशर्रफ। ही वाज द चीफ लीडर ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स इन पाकिस्तान। ओके, एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने क्या कर दिया कि सारा पावर जो है जनरल मुशर्रफ अपने हाथ में ले लिया। क्लियरली दैट आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। ये हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने ले लिया और उसको एक लोकतांत्रिक रूप में बता दिया। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस, इसमें से हम कुछ एक दो पे फोकस करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, क्या हम कह सकते हैं कि जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं पाकिस्तान में? नॉट पॉइंट, ऐसा मतलब कोई भी जरूरी नहीं है। पीपल्स में हैव इलेक्टेड दियर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, जो वहाँ पे लोग होते थे वो शायद हैव इलेक्टेड देयर, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्ट करते थे। मतलब वहाँ पे जो पीपल थे वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करते थे। ओके, बट दोस्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली द रूलर्स, लेकिन जो उन लोग पीपल के द्वारा जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था वो रियल में रूलर्स नहीं थे। उनको कौन लीड कर रहा था? उनको कर रहे थे मिलिट्री ऑफिसर्स, जिनका नाम क्या है, जनरल परवेज मुशर्रफ। रिमेंबर्स दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज हियर केयरफुल्ली। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, उन्होंने कोई मतलब फाइनल डिसीजंस तो नहीं लिया। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल्स, और ये जो पावर था, पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस, ये जो पावर था फाइनल डिसीजन लेने का, रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स,
आर्मी के ऑफिशियल से इसको बंद कर दिया गया। एंड विथ जनरल मुशर्रफ एंड नॉन ऑफ देम्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, और जो जनरल मुशर्रफ था और भी कोई जितने भी लोग थे वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जा रहे थे। दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्ची, जैसा कि हम लोग को बहुत ही तानाशाह वाले देश में और मोनार्चिस में देखने को मिलेगा। अब डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? तानाशाह। इस टाइम आप लोग देखेंगे किंग जॉनसन्स हैं जो कि डिक्टेटरशिप के रूप में है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को हम डिक्टेटरशिप कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज इन इंडियाज is a democratic governments, all of you that's India's democracy is very large, and this is the very important, this is the very flexible, as you call the many of the importance of the democracies. Okay, this happen in many dictatorship and monarchies, जो कि बहुत ही तानाशाह और पीढ़ी दर पीढ़ी वाले क्षेत्र में हम लोग देखने को मिलता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट्स बट द रियल पावर इज विथ दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। वहाँ पे क्या था कि इलेक्टेड पार्लियामेंट भी थी, सरकार भी थी, लेकिन जो रियल में पावर था वो इनके पास नहीं था। इन ए फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विथ सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विथ लॉजिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और कुछ देश में क्या था कि जो रियल पावर था वो किसके पास था? सम एक्सटर्नल पावर, कुछ बाहरी पावर के पास था, एंड नॉट लोकली एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि क्या था कि लोकल में जो लोग इलेक्ट किए रहे थे उनके पास नहीं था। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल, जिसको हम लोग पीपल रूल नहीं कर सकते। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड्स। दिस गिव अस फर्स्ट फीचर्स, जो कि हमें यह डेमोक्रेसी की पहली विशेषताएं बताती हैं। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजन होता है, मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वही पावर को बनाता है, और मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, जो कि ये कौन आता है? जो लोगों के द्वारा चुना गया रहता है। ओके, इसको ये इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर्स, लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजन है वही पावर को बनाता है, और जो पावर को बनाता है वो मतलब हु आर द रूलर्स हु मेक द पावर्स इन एंड टेक डिसीजंस इन द डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, दिस पर्सन इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ दिस कंट्री। आई होप सो यू आर ऑल अंडरस्टैंड्स। Free and fair electoral competitions. Okay, in my next topics we are studies about free and fair electoral competitions। मतलब बहुत ही कोई बाउंडेशंस ना हो इस टॉपिक से। आप लोग समझिए कि इस टॉपिक के बारे में है क्या। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिशन्स मतलब कोई टाइप का बाउंडेशन ना हो, आप एकदम आज़ाद हैं और एकदम सही सही। ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, मतलब जो लोग वोट दे रहे हैं उनको कोई टाइप का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि आप लोग किसे वोट दे रहे हैं, और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, कई बार हम लोग देखेंगे कि एक ही पर्सन जो है 2 बार 3 बार 4 बार वोट डाल देते हैं, ये जो है अनफेयर है। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड्स। इसलिए कहा गया है द फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स। ओके, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ चाइना की बारे में हम लोग को एक स्टोरी टाइप में दिया है, उससे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। अब चाइना में क्या होता है, प्रत्येक 5 साल बाद गवर्नमेंट को वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, जो कि कंट्री के पार्लियामेंट में वहीं से सब इसको सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। कॉल्ड क्वाइनिगो पेनिन डेबानो एंड डहुआ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं चाइना इज़ द वन पार्टी सिस्टम्स। अब आप लोग सोचेंगे कि वन पार्टी सिस्टम होता क्या है, एंड बिकॉज अगर चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री भले से बोलता है कि वो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चाइना सच में एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। अब आप लोग के मन में सवाल चलेगा कि कैसे चाइना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या होता है, अगर कोई भी देश, आप लोग अभी समझ लीजिए, आप लोग अभी क्लास 9th में स्टार्टिंग किए हैं, अगर आपसे पूछे कि क्या इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है? हाँ, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। अब क्यों है? बहुत बड़ा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्शन में कई पार्टियाँ उतरती हैं कि बहुत सारे पीपल के बहुत सारे ऑप्शन मिलता है कि आप इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज दैट कैंडिडेट चूज द लीडर्स। ओके, बट क्या होता है चाइना में ऐसा सिस्टम नहीं है। चाइना में एक ही पार्टी है, इसको हम लोग किसके पार्टी से जाते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस। वहाँ पे एक ही पार्टी है। आप लोग को ये यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप एक ही पार्टी को वोट दे सकेंगे। अब द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस होता है, उनके पास ये पावर होता है कि वो वहाँ के कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में बन जाए। ओके, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। अब इसके लिए पूरे 3000 मेंबर जो होते हैं पूरे चाइना में चुने जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, जिसमें कुछ मेंबर जो होते हैं वो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्या होता है कि इलेक्शंस में आने से पहले या फिर जीतने से पहले ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको ये ज़रूरत रहता है कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल करावें। मतलब एक साइन टाइप में, एक मतलब क्या होता है ना, डिक्लेरेशन टाइप में साइंस कराना, कौन साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, वन दोज हु मेंबर्स ऑफ द चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 2003। क्या होता है कि ओनली दिस हु मेंबर्स, जो लोग भी इसके मेंबर होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, और 8 स्मॉलर पार्टी, और जो भी कुछ छोटे छोटे 8 स्मॉल पार्टी होती हैं, वही इस इलेक्शन को कराती हैं और जीतती भी हैं 2002 और 2003 में चाइना में। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो कि वहाँ की सरकार जो बनती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी से ही बनती है। अभी आप लोग को हम बताएं कि चाइना इज़ द सिंगल वन पार्टी सिस्टम्स। हम कितने पार्टी सिस्टम होते हैं? 1 पार्टी सिस्टम होते हैं, 2 पार्टी सिस्टम होते हैं, 3 पार्टी सिस्टम होते हैं। ये आप लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्लास 10th में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 3 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है? 1 पार्टी सिस्टम में एक ही पॉलिटिकल ग्रुप होंगे जिसमें आप लोग को, मतलब अगर वो जीत गए तो वही सारा सिस्टम सब संभालेंगे। 2 पार्टी में क्या होता है? वहाँ पे 2 लोग होंगे, मतलब 2 पार्टीज होंगी जिसको आप लोग को चूज करने का मौका मिलेगा। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? देयर द लॉट ऑफ द पार्टी। यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज रहेंगी जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप किन पार्टी को चुनना चाहते हैं। ओके, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, जो कि अगर हम लोग अब यहाँ पे दूसरा केस समझेंगे, मैक्सिको का है जो वहाँ से। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट्स। मतलब मैक्सिको कब आज़ाद हुआ? 1930 में। आज़ाद होने के बाद क्या हुआ? वो वहाँ पे इलेक्शन कराया। वहाँ पे इलेक्शंस जो होता है वो हर 6 साल बाद होता है, और उसमें एक प्रेसिडेंट के रूप में लीडर को इलेक्ट किया जाता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल्स। और ये जो कंट्री होती है वो कभी भी तानाशाह या फिर कोई मिलिट्री का ग्रुप का लीडर नहीं है जो कि इस कंपनी, मतलब इस कंट्रीज को कंट्रोल करेगा। ऐसा मैक्सिको में कभी नहीं हुआ। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज वोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। अब क्या हुआ इसमें कि ऐसा तो इसमें डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्ची वाला कोई रूल नहीं था, या फिर ऐसा नहीं था कि आर्मी में जो लीडर होगा वही कंट्री को कंट्रोल करेगा। लेकिन इसमें क्या था, मैक्सिको वाले केस में यह था कि बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन, मतलब 2000 में जितने भी इलेक्शन 2000 से होते थे उसमें एक ही पार्टी जीत रहा था। बार बार एक ही पार्टी का जीतना भी हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ जरूर गड़बड़ होगा। अगर उसके बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जरूर ही कुछ बहुत बड़ा राज देखने को मिलेगा। उस पार्टी का नाम क्या था?
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरीज पार्टी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अपोजिशंस पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। ये जो क्या होती थी, जो अपोजिट में इसके पार्टी थी वो इलेक्शंस में तो भाग लेती थी लेकिन कभी जीतती नहीं थी। द PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। और ये जो PRI पार्टीज थी ये बहुत ही डर्टी आइडियाज़ या फिर ट्रिक्स अपनाती थी इलेक्शन को जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट्स ऑफिसेज हैज़ टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। और इसमें ये क्या करती थी कि जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में एम्प्लॉयमेंट थे उनको क्या करती थी, एक पार्टी की मीटिंग बुलाती थी। उसमें इन लोग जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस में एम्प्लॉयमेंट थे वो सबको उस मीटिंग में बुलाया जाता था। उसमें क्या किया जाता था मीटिंग में बुला के, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। उसमें जितने भी गवर्नमेंट टीचर थे उनको बताया गया कि आप लोग उनके पेरेंट्स को फोर्स करिए कि आप लोग जो वोट करेंगे वो PRI को ही देंगे, अदरवाइज हम आपके बच्चे को कम नंबर देंगे। ओके, मीडिया लार्जली इग्नोर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशनल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम्स। अब जो मीडिया थी बड़े पैमाने पे अपोजिशन पार्टी को इग्नोर कर रही थी, उनके जो उन लोग कर रहे थे वो लोगों को सामने नहीं ला रही थी। मीडिया अक्सर ज़्यादा प्रचार PRI की ही कर रही थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट्स विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट दियर वोट्स। अब क्या होता था कि कुछ समय जब पोलिंग बूथ पे जहाँ पे वोट पड़ता है, आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, आई होप सो, बिकॉज वी आर ऑल अंडर्स 18 ईयर्स, बट आप लोग समझ लीजिए या फिर कभी नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा कि जो पोलिंग बूथ होती थी वहाँ पे क्या होता था कि जब वोट पड़ जाता था उसके बाद जब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था लास्ट समय, तो उन लोग क्या करते थे, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट दियर वोट्स। वो लोग वोट्स में कुछ फर्जी वोट्स भी डलवा देते थे। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। ये जो PRI थी वो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए, कैंडिडेट्स के वोट्स को लेने के लिए या फिर इलेक्शन को जीतने के लिए। शुड बी कंसीडर्ड द इलेक्शंस डिस्क्राइब एबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग दियर रूलर्स। अब क्या हुआ कि हमें यह कंसीडर करना चाहिए कि जो इलेक्शंस होता है वह कुछ उदाहरण, जैसे पीपल इलेक्टिंग दियर रूलर्स, हम लोगों के द्वारा रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है। रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। हम इस एग्जाम्पल को पढ़ के क्या सेंस किया, हमें क्या पता लगा, और आई होप सो यू आर अंडरस्टैंड्स देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को दिक्कत देखने को मिला। जैसे हम चाइना वाले केस में अगर हम देखें तो द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल्स एनी सीरियस चॉइस। वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा था वो लोगों के द्वारा नहीं कराया जा रहा था। ओके, दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाई इट। उसमें क्या होता था कि आप लोग को रूलिंग पार्टी को ही चूज़ करना पड़ता था और जो कि कैंडिडेट जो द्वारा जो रूलर होता था उसी को अप्रूव कर दिया जाता था। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसे कोई चॉइस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, और ये जो मैक्सिकन का एग्जाम्पल हम लोग देखें, मैक्सिकन कंपनी मैक्सिकन कंट्रीज़ का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो पीपल सीम्स टू रियली हैव अ चॉइस। लोगों के पास चॉइस भले से था बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लेकिन चॉइस, आप इससे समझिए, आप कंफ्यूज जाएंगे इससे कि क्या हुआ कि चॉइस तो था लोगों के पास, चॉइस तो था, बट उनको ये लोग प्रैक्टिस में नहीं लाते थे, उनको ये सब वोट देते ही नहीं थे। चॉइस था लेकिन उन लोग चॉइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे ये कहने का मतलब है उन लोग सिंगल पार्टी को वोट कर रहे थे। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। यहाँ पे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे रूलिंग पार्टी को हराया जा सके। इवन इफ पीपल्स वर अगेंस्ट इट, अगर कोई भी लोग जैसे इसके खिलाफ हैं, दिस आर नॉट फेयर इलेक्शंस। तो क्या होता है कि कोई भी दिस इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, अगर लोग इसके विपरीत हो जाते हैं तो यहाँ पे कभी भी फेयर इलेक्शंस नहीं होता, नॉट फेयर इलेक्शन कभी नहीं होता। जैसे ये जो पूरा भ्रष्टाचार हुआ इलेक्शन का वो कभी नहीं होता, करप्ट नहीं होता। वी कैन दस
एड अ सेकेंड फीचर टू अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम इसमें ये जो सेकेंड विशेषताएं देखने को मिली, इससे हम क्या समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, कि केवल इलेक्शन कराने ही एक सफिशिएंट बात नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल एंड अल्टरनेटिव्स। ये जो इलेक्शन होता है उससे क्या होता है, एक लोगों को एक चॉइस के रूप में मिलता है, एक राजनीतिक पर्सन के बीच में, एक पीपल्स के बीच में। ओके, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। और एक होता है कि इट वुड बी पॉसिबल फॉर पीपल, ये लोगों के लिए संभवतः हो सकता कि ये जो उनके पास चॉइस है, इससे उन लोग एग्जिस्टिंग रूलर्स जो हैं उनको हटा सकें। इफ दे विश सो, अगर यह उनकी अच्छा होती तो। इसलिए ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन अ पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिमेंबर्स। इसमें क्या बताया गया है, जो लोकतंत्र होती है उसको यह ज़रूरत है कि वह किसी पे ऊपर बाउंडेशन न करे और सबको स्वतंत्र रूप से आज़ादी हो, एक सही मायने में, कि वो अपना वोटिंग करे। वेयर दोस्त करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग्स, और वहाँ पे जो करेंटली, जो मतलब करंट में राज कर रहा है, उसको भी हारने की चांसेस मिले, वो भी हारेगा। भाई कोई यहाँ पे, दिस इज पॉलिटिक्स है, हमेशा नहीं चलता, आज नहीं तो कल आपको जाना ही पड़ेगा, आए हैं तो जाएंगे। दिस इज द डिफिनेशंस। ओके, वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पाएंगे लोकतांत्रिक इलेक्शन चैप्टर 3 में। ओके, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग कार्टून को देख लेते हैं। ऊपर एक कार्टून दिया गया है, उस कार्टून से आप लोग को हम बता दे रहे हैं, आप लोग उसको अपने से कर लीजिएगा। दिस कार्टून वाज टिल्डेड बिल्डिंग्स डेमोक्रेसी एंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन लैटिन अमेरिका पब्लिकेशंस। ये जो कार्टून है एक डेमोक्रेसी की बिल्डिंग है, और जो कि कहाँ सबसे पहले बनाया गया था, इसको पब्लिश किया गया था लैटिन अमेरिका में। व्हाट डू मनी बैग सिग्निफाई हियर्स, ये जो मनी बैग है यहाँ पे, ये किसको दर्शाते हैं। कुड दिस कार्टून बी अप्लाइड टू इंडिया, यह जो कार्टून होता है क्या ये भारत पे अप्लाई किया जाता है। ओके, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to demand for universal adult franchise। हमने इसके पहले पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में कैसे स्ट्रगल हो रहा है, लिंक्ड टू डिमांड हो रही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें बताती हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड ना हो, करप्शंस ना हो इलेक्शंस में। द प्रिंसिपल्स हैज़ नाउ कम्स टू बी अप्लाइड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो प्रिंसिपल है वो पूरे संसार में फॉलो होना चाहिए। येट देयर आर मेनी इंटेंस ऑफ डेनियल्स ऑफ इक्वल राइट टू वोट। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे इक्वल राइट टू वोट, मतलब एक सबको समान रूप से अधिकार है वोट देने का। अब क्या हुआ, अंटिल 2050 इन सऊदी अरब वुमेन डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट। जब 2015 तक सऊदी अरब में क्या था कि महिलाओं को अधिकार नहीं था वोटिंग राइट करने का, मतलब वोट देने का। अब इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप्स रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल्स बिलोंगिंग टू रशियन मिनॉरिटीज फाइंड्स इट्स डिफिकल्टी टू गेट द राइट टू वोट। अब इस्टोनिया में क्या था कि वहाँ की नागरिकता बन गई, और रूल्स इन सच अ वे पीपल्स बिलोंगिंग टू रशियंस, यहाँ पे लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, रशियन मेजोरिटी में ज़्यादा रहते थे। अब इसको आप लोग डिफिकल्टीज को ढूंढिए और गेट द राइट टू वोट, और उनके अधिकार को राइट टू वोट के रूप में चेंज करिए। अब हम लोग फिजी का केस देखेंगे। ओके, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजीज हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजीशियन। फिजी एक कंट्री है, वहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज सच दैट, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है
दैट वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजीज हैज़ मोर वैल्यू देन ऑफ इंडियन फिजी। वहाँ पे क्या होता है कि इस कंट्री में क्या होता है, फिजी में क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता है उसमें क्या होता है, वहाँ के जो फिजी के रहने वाले लोग हैं उनको वोटिंग राइट ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेरिजन टू द इंडियन फिजिशियन। जो मतलब यहाँ से जो भारत से जो लोग फिजिशियन जाके रह रहे हैं वहाँ पे उन लोग के वोटिंग राइट को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। किन के कंपेरिजन में, जो लोग फिजी में वहाँ से पहले वहाँ के जो नागरिक हैं जिसके पास सिटीजनशिप है। जैसे हम लोग क्या ऐसे इसको समझते हैं कि जैसे इंडिया में कई लोग हम लोग देखेंगे, विदेशी हम लोग को देखने को मिलेगा, वो लोग आते हैं यहाँ पे घूमने आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आ गया घूमने, वैसे लोग आते हैं, अगर यहाँ पे उन लोग रहने लगे, अब रहने लगे तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप रहने लगे, सिटीजनशिप ले लिए, तो यहाँ पे जितना वोट जो इंडिया में पहले से रह रहा है उसको देने का अधिकार है उतना आपको भी है। लेकिन फिजी में ऐसा नहीं था। फिजी में क्या था कि जितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं जो पहले से ही हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको इक्वल राइट दिया जाएगा। लेकिन आप भी अगर दूसरे कंट्री से आके वहाँ पे सिटीजनशिप लेके रह रहे हैं, बट आपका जो वोटिंग राइट होगा वो जिस कंट्री में पहले से रह रहा है उसके वोटिंग राइट से कम होगा। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंड। अब क्या आगे दिया, आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये जो लोकतंत्र है वो किसके बेस पे है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मतलब राजनीतिक समानता के बेस पे है। दैट गिव्स अस थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तीसरी विशेषताओं को बताती हैं। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। इन अ डेमोक्रेसी मतलब हर लोकतंत्र में हम लोग को हर एक एडल्ट पर्सन जो होते हैं, जो मेच्योर पर्सन होते हैं, 18 साल के ऊपर होते हैं, उनको एक ही वोट देने का अधिकार होता है और मस्ट भी उनके वोट का भी एक ही वैल्यू गिना जाता है। वी शैल रीड मोर अबाउट्स इन द चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम लोग इसको आगे के बारे में जानेंगे। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। कानून के नियम अधिकार के लिए सम्मान। ओके, इस टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि इसका कहने का अर्थ ये है कि रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के नियम एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट अधिकार के लिए सम्मान। ओके, अब इसको हम लोग समझते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे एक कंट्री है, वहाँ पे वो इंडिपेंडेंस कब हुआ? वो भी इंडिपेंडेंस हुआ तो वाइट मिनोरिटी मतलब क्या होता है ना कि कंट्री में आप लोग देखेंगे तो एक ब्लैक मेजोरिटी होते हैं, एक वाइट मेजोरिटी होते हैं। यहाँ पे तो ये जो इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे हुआ वो वाइट मिनोरिटी के कारण हुआ इन 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। उस टाइम कौन उस कंट्री में रूल कर रहा था? जानु पीएफ। जानु पीएफ क्या था? एक पार्टी का नाम था, वही वहाँ पे रूल कर रहा था। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल्स। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। और उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे वही कंट्री पे रूल कर रहे थे उस समय। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय जानु पीएफ। जब भी इलेक्शन होता था उसमें लगातार ये जानु पीएफ ही जीतते थे, मतलब कॉन्टेस्ट होकर विन हो जाते थे। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। जो ये प्रेसिडेंट थे मुगाबे थे, ये बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे, बट ये क्या करते थे, वोटिंग राइट लेने के लिए, जीतने के लिए बहुत ही डर्टी ट्रिक का यूज करते थे। ओके, और ये बहुत ही जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब ये फेयर टाइप से इलेक्शन नहीं करते सही तरीके से, मतलब भ्रष्टाचार रूप से इलेक्शंस कराते थे। ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कुछ सालों बीतने के बाद यहाँ की मतलब जो इनका गवर्नमेंट था, ये जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्बाब्वे को बार बार चेंज किया। क्यों चेंज किया? कि प्रेसिडेंट की पावर को और बढ़ा दिया जाए एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल्स। और उनको और भी जैसे मतलब और जो लोग थे उनका पावर कम कर दिया जाए। अपोजिशंस पार्टी वर्कर्स
वर हैरसेड एंड दियर मीटिंग डिस्क्रप्टेड। और जो अपोजिशन की पार्टी थे अगर वो मीटिंग करना चाहते थे, वो जैसे मतलब अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहते थे तो वो लोग उसको रोक देते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल्स। और जो अगर मान लीजिए कोई पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ या फिर लोग दंगे करें वो करें, इसको इलीगल रूप में साबित कर दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के संशोधन करके एंटर कर दिया। There was a law that limited the right to criticize the president। वहाँ पे जो लॉ था वो अधिकार बहुत ही लिमिट था, मतलब उतना अधिकार नहीं था लोगों को, बहुत ही लिमिट में अधिकार था, जो कि सारे किसके अंडर में था, प्रेसिडेंट के। वहाँ पे जिम्बाब्वे के टेलीविजन्स एंड रेडियोस वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन्स। और जो ये टीवी थे और रेडियो थे, ये लोग मतलब कोई भी समाचार सुनाते थे तो केवल रूलिंग पार्टी जो कर रहा है उसी के फेवर में सुनाते थे, उसके अगेंस्ट या फिर अपोजिशन पार्टी के न्यूज़ को नहीं सुनाते थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हार्स्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। ये क्या था कि वहाँ पे बहुत ही इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर देखने को मिले, मतलब स्वतंत्र न्यूज़पेपर को स्वतंत्र न्यूज़पेपर देखने को मिले, बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो कुछ डर रही थी इस न्यूज़पेपर से, कहीं ये इसके अगेंस्ट न चला जाए। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जज। और जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी जिम्बाब्वे में, वो जजमेंट्स को भी नहीं मान रही थी, मतलब जो जज के द्वारा ये लॉ रहा था उसके प्रति डिसीजंस लिए जा रहे थे, वो भी उसको नहीं मानती थी और उसके अगेंस्ट जाते थी। ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। और उसको कब हराया गया, 2017 में। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। ये जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें देखने को मिलता है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, मतलब जो पॉपुलर लोग होते हैं वो भी लोकतंत्र में ज़रूरी हैं, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तक अच्छे नहीं होते। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं वो अनडेमोक्रेटिक्स भी हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक्स। अब जो पॉपुलर लीडर होते हैं वो ऑटोक्रेटिक होते हैं। आप लोग सोचेंगे कि व्हाट इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या हुआ कि ऑटोक्रेटिक होता है, एक डेमोक्रेटिक होता है। एक डेमोक्रेटिक होता है कि जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाए। ऑटोक्रेटिक होता है कि जो अपने आप से इलेक्ट हो जाए। जैसे मतलब क्या होता है ना, अब इंडिया में देखेंगे तो इंडिया डेमोक्रेटिक है, नॉट टू ऑटोक्रेटिक। अगर हम लोग वहीं पे देखें, अगर और या तो अगर हम लोग कंट्रीज़ को देखें जैसे चाइना में एक तरफ से भले से अगर डेमोक्रेटिक्स वो मानता है बट वो डेमोक्रेटिक्स है नहीं, वो ऑटोक्रेटिक रूप में आप ये से समझिए कि जो भी रूलर्स बनेगा वो पब्लिक के द्वारा नहीं चूज़ किया रहेगा, वो अपने से बनेगा, उसी को हम लोग ऑटोक्रेटिक कहते हैं। इफ़ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। अगर हमें डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से देखना है या फिर अच्छे तरीके से पहचानना है तो हमें इलेक्शंस को देखना पड़ेगा। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। लेकिन ये हमें अच्छे रूप से कब दिखेगा, इलेक्शंस के पहले और इलेक्शन के बाद। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम्स फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। वहाँ पे कुछ सफिशिएंट रूम होंगे जिसमें बहुत ही साधारण राजनीतिक गतिविधियाँ हम लोग को देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन, जिसमें कुछ राजनीतिक अपोजिशन वाले भी लोग रहेंगे इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस के पहले। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट टू द सिटीजन्स। ये क्या करता है, दिस रिक्वायर दैट द स्टेट, वह स्टेट को ज़रूरी है कि मतलब कोई भी अगर स्टेट में कोई भी लीडर भी हुआ, जैसे मुख्यमंत्री हुआ या फिर और भी मिनिस्टर्स हुए, तो उनको ये अधिकार है, उनको ये ज़रूरी है कि वो सिटीजन्स के राइट को समझें और उनकी रिस्पेक्ट करें। दे शुड बी फ्री टू थिंक्स, वह सोचने के लिए आज़ाद हैं। टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक्स, वह अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करें, पब्लिक में फैलाएँ। टू फॉर्म्स एसोसिएशंस टू प्रोटेस्ट एंड अटैक द अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और एसोसिएशंस को फॉर्म करें और प्रोटेस्ट और जो अलग राजनीतिक एक्शंस हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, प्रोटेस्ट करें जो गलत कर रहे हैं।
उस कंट्रीज में। एवरीवन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, और कानून की आंख से सभी लोग को एक आंख से देखा जाए, कानून की आंख से सभी लोग को एक बराबर देखा जाए। ये ना हो कि अगर ये रिच हैं तो इनको ज़्यादा कानून मतलब उनके लिए कानून कम होगा, ऐसी बात नहीं, कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेस्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, ये जो अधिकार है वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, जिसका ऑर्डर सभी लोग माने। मतलब एक कंट्री में एक जुडिशरी होना चाहिए जो कि सबसे ऊपर हो। जैसे हम लोग के कंट्री में देखेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट हुआ, वो सबसे ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इन केस अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी कुछ गलत कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी एक्शन ले सकता है। ओके, वी शैल रीड मोर अबाउट दिस राइट्स इन चैप्टर 5, हम इसके बारे में अच्छे से चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, इसके अधिकार के बारे में। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाइज टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। अगर सिमिलरली अगर हम लोग को वैसे ही देखने को मिले, देयर आर सम कंडीशन, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं दैट अप्लाई टू वे ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सरकार के रास्ते पे अप्लाई होती हैं। मतलब कि वो इलेक्शन के बाद सरकार को कैसे चला रहा है, सरकार को कैसे चला रहा है, वहाँ कंट्रीज को कैसे चला रहा है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन नॉट डू वाट एवर इट्स लाइक्स, एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती हैं वह वो नहीं करती जो उसे पसंद होता है। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वोन इलेक्शंस, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन को जीत लिया है, उन्हें यह पसंद नहीं होगा कि जो पसंद है उन्हें वही करेंगे। ओके, इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, वह कुछ नियम की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। इन अ पार्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द मिनॉरिटीज़, और वही पार्टिकुलर में हम देखेंगे तो इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी, उनके पास कुछ चीज़ों की गारंटी होती है जिसके लिए उन लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही छोटे में, मिनॉरिटीज़ में। एवरी मेजर डिसीजंस हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसुलेशंस, और जितने भी डिसीजन होते हैं वो कैसे जाते हैं, थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसुलेशंस के रूप में जाते हैं। ओके, एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, जितने भी वहाँ पे ऑफिस होते हैं वहाँ पे उनके कुछ अधिकार हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉ के बारे में जाने और उनकी मतलब उनकी ऑबे करें, मतलब उनके अधिकार को माने कि हमारे कंट्री के क्या रूल है, कैसे सब है। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल्स नॉट ओनली टू द पीपल्स बट आल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। अब क्या होता है, इसमें जितने भी लोग होते हैं वो केवल लोगों के लिए नहीं होते हैं, बल्कि और भी कुछ जो ऑफिशियल इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी होते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट्स इन चैप्टर 4, इसके बारे में हम और ज़्यादा चैप्टर 4 में जानेंगे। ओके, बोथ दिस एस्पेक्ट्स गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जितने भी एक्सपेक्ट हैं डेमोक्रेसी के, अभी जो हम आप लोग को बताएं, वो डेमोक्रेसी का चौथा बहुत बड़ा विशेषताएं हैं। ओके, वो क्या है उसको हम लोग, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती हैं उनके ऊपर कुछ लिमिट्स होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन के राइट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, और उनके ऊपर क्या सा रूल होता है, जैसे कुछ संविधानिक नियम हो गए और कुछ मतलब सिटीजन के आधार हो गए, ये उनके ऊपर रूल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे समरी डिफिनीशंस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए हम लोग उसे पढ़ते हैं। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सम अप डिस्कशन सो फार। हमने पहले ही बहुत ही डिस्कशंस उसके बारे में कर चुके हैं। वी स्टार्टेड विथ अ सिंपल डेफिनेशन, जिसको हम लोग एक साधारण परिभाषा के रूप में स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज लर्न दिस। ओके, इसमें क्या लिखा है, डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि
जिसमें जो भी रूलर होता है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ओके, वी फाउंड दैट दिस डिफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट। हम ये पाएंगे कि ये डिफिनेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं है, मतलब सही मात्रा में उतना अच्छा नहीं है। अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ कीवर्ड्स यूज्ड इन इट। अगर हम लोग इसमें कुछ और भी कीवर्ड जोड़ दे तो ये हमें और इसको एक्सप्लेन करने में मदद मिलेगा। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स, हमें कुछ नीचे एग्जांपल दिया गया है। वी वर्कड आउट 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसके ऊपर हम लोग 4 फीचर के ऊपर डेमोक्रेसी के काम किया। अब उसके बारे में हम लोग और अच्छे से समझेंगे नीचे। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, और हम लोग अकॉर्डिंगली देखें तो लोकतांत्रिक एक ऐसा सरकार का ऐसा भाग है जिसमें हम लोग को ये चीज़ अवश्य देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स टेक ऑल मेजर डिसीजंस। जो रूलर होते हैं वो लोगों के द्वारा चूज़ किए गए रहते हैं, इलेक्ट किए रहते हैं, जहाँ पे वो सभी डिसीजंस मेजर लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल्स टू चेंज द करंट रूलर्स। और जो इलेक्शन होता है ऑफर अ चॉइस, वो लोगों को एक चॉइस देता है कि आप कौन सी गवर्नमेंट चूज़ करना चाहते हैं। और वो उसमें कोई जैसे मतलब ये दबाव नहीं रहता। भले से आजकल हम लोग देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले पैसे वैसे सब देते हैं, बट ऐसा नहीं करने को अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल्स ऑन एन इक्वल बेसिस। ये जो चॉइस है और अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए बराबर है। ये नहीं है कि आपके लिए ज़्यादा है तो आपके लिए कम है। दिस इज इक्वल फॉर ऑल द पीपल्स एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन्स राइट। और जो ये जो चॉइस होता है गवर्नमेंट सरकार की, ये लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, ये बहुत ही साधारण रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को राइट्स को लेकर। कहने का अर्थ है कि द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके ऊपर ये नहीं होगा कि वो अपना मनमानी करेगा, उसके ऊपर सम रूल होंगे। अब ऐसी बात थोड़ी ना कि वो गवर्नमेंट्स बन गया तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सम रूल रहेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाया जाता है। वो आदमी के जैसे मतलब पीपल के अधिकार को समझेगा, ला की रिस्पेक्ट करेगा, तब ही वो एक बेटर गवर्नमेंट बन सकता है। अब बहुत में क्या देखेंगे हम लोग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है। और जैसे हम आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं, आपके सिलेबस में वो तो है नहीं, आप लोग वैसे सुन लीजिए अगर सुनना हो तो। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भारत का, हमारे भारत के संविधान को लिविंग संविधान कहा जाता है। अब लिविंग संविधान क्यों कहा जाता है? हमारा जो भारत का संविधान है ये बहुत ही जैसे मतलब फ्लैक्सिबल है। इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशंस इज वेरी फ्लैक्सिबल एंड लिविंग कॉन्स्टिट्यूशंस। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग सोचेंगे कि कैसे हमारा भारत का संविधान लिविंग संविधान है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आगे का पार्ट 8 तक ख़त्म होगा। सो प्लीज़ एक बार जाने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में इमोजी सेंड कर दें। ओके, सो आइए अब हम लोग मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में, अगले टॉपिक में, वाई डेमोक्रेसी। हम लोग यहाँ पे क्या कवर किया? व्हाट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है।